बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, पिछली कुछ क्लासों के अंदर हम लोग ने पढ़ा था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास तीन कंडीशन थी कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम और इंडिपेंडेंट हो, और दो पॉसिबल आउटकम्स हो, सक्सेस और फेलियर। अगर ये तीन कंडीशंस प्रूव होती थी तो हम लोग क्या बोलते थे भाई, एक्स इज बायनॉमियली रिप्रेजेंटेड एज एनपी। इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई, एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। एन नंबर ऑफ ट्रायल्स थे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था, क्यू था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फिर इसमें हमने कुछ बायनॉमियल की एग्जांपल्स करी थी। मीन किस तरह आता था बेटा बायनॉमियल के अंदर, मीन आता था एन इंटू पी, वेरियंस था एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डिवीजन था स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। ठीक है, ये तीन हमने फॉर्मूला पढ़े थे। और फिर हमने कुछ बेसिक इंडाइसेस देखे थे जो बायनॉमियल के अंदर अप्लाई होते हैं। ठीक है, और उसका फिर हम लोग ने एक सवाल भी किया था। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, कि अब हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होगा, मतलब डेसिमल में आ रहे होंगे नंबर्स, लार्ज डेटा होगा, और मीन और वेरिएंस की बात हो रही होगी। अगर ये तीन कंडीशन है तो भाई एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज मीन एंड वेरिएंस। बायनॉमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंशिएशन क्या था भाई, कि दोनों में दो पॉसिबल आउटकम होंगी, लेकिन नॉर्मल में डेटा कंटिन्यूस होगा, और एन पी और एन क्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 5 आ रहे होंगे। फिर हमने सीखा था बेटा, एक्स से जी वैल्यू पे जाते थे, जी वैल्यू से हम लोग प्रोबेबिलिटी पे जाते थे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। आंसर लेस देन में आ रहा होगा 5, ग्रेटर देन में आ रहा होगा 1 - 5, लेस देन माइनस में आ रहा होगा तो भी 1 - 5, और ग्रेटर देन माइनस में आ रहा होगा तो भी 5। ठीक है, फिर इसकी हमने ये 5 एग्जाम्पल करी थी क्लास के अंदर, जिसमें फिर आप आखिरी एग्जाम्पल जो है वो मुझे आप लोगों ने करके दी थी, ये वाली। फिर अगर दोनों के बीच में अगर अगर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी तो वो किस तरह निकालते हैं वो सीखा था हमने। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वैल्यू अननोन हो और प्रोबेबिलिटी दी हुई हो, तो जी वैल्यू से हम लोग प्रोबेबिलिटी से जी वैल्यू पे किस तरह आते हैं, रिवर्स वर्किंग किस तरह होती थी। इसके मैंने आप लोग को 4 सवाल कराए थे। ठीक है, अब आज की क्लास में हमें पढ़ना है बायनॉमियल टू नॉर्मल। ठीक है, हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ ली है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ ली है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है बायनॉमियल टू नॉर्मल। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बच्चों बायनॉमियल से नॉर्मल हम लोग किस तरह जाते हैं, हम लोग को करनी होती है यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। यूजिंग, हमें क्या याद होना चाहिए कि बेटा एन पी और एन क्यू जो है वो 5 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमें करना क्या होता है, हमें दो स्टेप्स करने होते हैं बायनॉमियल से नॉर्मल जाने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को पता है बच्चों के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप लोगों को क्या चाहिए, मीन चाहिए और वेरिएंस चाहिए। ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप लोगों को मीन चाहिए और वेरिएंस चाहिए। अब अगर आप लोगों को बायनॉमियल का डेटा दिया हुआ होगा, तो बायनॉमियल के डेटा में बच्चों हम लोग मीन किस तरह निकालते थे। बायनॉमियल में मीन किस तरह आता था बच्चों, मीन आता था एन पी। मीन किस तरह आता था बच्चों, एन इंटू पी। और वेरिएंस किस तरह आता था भाई, वेरिएंस होता था बच्चों एन पी क्यू। ठीक है, एन इंटू पी करेंगे मीन आ जाएगा, एन पी क्यू करेंगे वेरिएंस आ जाएगा। ये है एक स्टेप। इसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आज हमें सीखना है, वो है कंटिन्यूटी करेक्शन। स्टेप 2 हमारे पास है कंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी करेक्शन। अब बच्चों कंटिन्यूटी करेक्शन का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग बायनॉमियल से नॉर्मल जाएंगे तो क्या हो रहा होगा बच्चों, हमें जो है वो 0.5 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? 0.5 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। या तो 0.5 प्लस करना होगा या तो 0.5 माइनस करना होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के पास कि अगर आपके पास सवाल में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी इज एक्स इज लेस देन ए, अगर आपको लेस देन ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बेटा हमेशा जब भी लेस देन होगा ना तो आप लोग 0.5 माइनस कर रहे होगे। आप लोग क्या कर रहे होगे बच्चों? 0.5 माइनस कर रहे होगे। इसी तरह अगर कभी आपके पास सवाल आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो बच्चों ग्रेटर देन ए में क्या हो रहा होगा? ग्रेटर देन ए में प्लस 0.5 हो रहा होगा। ठीक है। अगर हमारे पास लेस देन ए की प्रोबेबिलिटी मांगी है तो हम ए में से 0.5 माइनस कर लेंगे। ग्रेटर देन की मांगी तो ए में 0.5 प्लस कर लेंगे। ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या है? प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। अब बच्चों लेस देन इक्वल टू ए में क्या होगा? लेस देन इक्वल टू हो गया तो भी प्लस 0.5 होगा। और इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए आ गया तो क्या हो रहा होगा बच्चों? तो फिर हमारे पास माइनस 0.5 हो रहा होगा। अब ये तो मैंने आप लोगों को रट्टा बता दिया है। ठीक है। कि लेस देन में माइनस होगा, ग्रेटर देन में प्लस होगा, लेस देन इक्वल टू में प्लस होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू में माइनस होगा। ये आप लोग ने रट्टा लगा लिया भाई। अब मसला क्या होगा भाई? पेपर के अंदर भाई वैसे आप लोग इतने डरे हुए होते हैं कि आप लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्लस कब करना था और माइनस कब करना था, और इसमें सिली मिस्टेक हो जाती है। और ये सवाल आता है बच्चों 5 मार्क का। ये सवाल कितने मार्क का आता है बच्चों? 5 मार्क का सवाल आता है। तो बेटा अब मैं आप लोग को इसकी लॉजिक बता रहा हूँ कि हम लोग पेपर में किस तरह डिसाइड करेंगे कि प्लस करना है 0.5 या माइनस करना है 0.5। ठीक है। बहुत अच्छे से लॉजिक सुनिएगा। और बेटा प्लीज चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा, आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सीखना है तो बेटा चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। आप लोग के पास एक सवाल आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 10। ठीक है। अब भाई हमें पेपर के अंदर नहीं याद करना है भाई ये 0.5 प्लस हो रहा है 0.5 माइनस हो रहा है। मैंने ये सवाल देखा कि बायनॉमियल से नॉर्मल जा रहा है, एक्स इज लेस देन 10 लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों आप मुझे दो नंबर बताएं जो एक्स इज लेस देन 10 में आएंगे। लेस देन 10 में, एक्स से लेस देन 10 में सबसे बड़े 9 नंबर्स कौन से आएंगे? एक्स इज लेस देन 10 में सबसे बड़े 2 नंबर्स कौन से आ रहे होंगे बेटा? 9 और 8। 10 से छोटे नंबर क्या होंगे भाई? 9 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है। अब हमें पता है या तो मुझे 0.5 प्लस करना है या तो मुझे 0.5 माइनस करना है। अगर मैं 0.5 प्लस कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 10.5। और अगर मैं 0.5 माइनस कर देता हूं तो ये बन जाएगा 9.5। सही बात है बच्चों। या तो मैं 10.5 लूंगा या तो 9.5 लूंगा। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं 10.5 ले रहा हूँ डेसिमल में, एक्स इज लेस देन 10.5 में दो होल नंबर कौन से आएंगे? एक्स इज लेस देन 10.5 में जो दो होल नंबर्स आएंगे लार्जेस्ट वो कौन से होंगे? 10.5 से छोटे कौन से दो इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स? 10 होता है और 9 होता है।
10.5 से छोटे क्या होंगे बच्चों? 10 होंगे और 9 होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। और बेटा 9.5 से छोटे कौन से दो होल नंबर्स होंगे? 9.5 से लेस देन कौन सा होल नंबर होगा भाई? 9.5 से लेस देन में आएगा 9 और 8। ठीक है। अब आप देखें सवाल में लेस देन 10 था, उससे 9.8 आ रहा था, 9 और 8 आ रहा था बेटा। 10.5 से 10 और 9 आ रहा है, और 9.5 से 9 और 8 आ रहा है। तो बच्चों सेम किससे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं 9.5 से। इसका मतलब क्या, आपको इस सवाल के अंदर 0.5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें याद नहीं करना, देखो पीछे मैंने लिखवाया हुआ है कि लेस देन में -0.5 होगा, लेकिन हम नहीं ये याद करेंगे ये चीज। हम ये लॉजिक अप्लाई करके ये आंसर लिखाएंगे। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं आगे एक और एग्जांपल दूं आप लोगों को। बेटा सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। एक्स इज ग्रेटर देन 20। ग्रेटर देन 20 में बेटा कौन से दो होल नंबर आएंगे? एक्स इज ग्रेटर देन 20। 21 और 22। ठीक है। अब या तो हमें 0.5 प्लस करना होगा, या तो 0.5 माइनस करना होगा। अगर मैं 0.5 प्लस करता हूं तो ये बन जाता है 20.5। और अगर मैं 0.5 माइनस करता हूं तो ये बन जाता है 19.5। अब बच्चों 20.5 से ग्रेटर में कौन से दो होल नंबर आएंगे? 20.5 से ग्रेटर में कौन से दो होल नंबर आएंगे? 21 और 22। और 19.5 से ग्रेटर में कौन से दो होल नंबर आएंगे भाई? 20 और 21। 20 और 21। अब बेटा आप लोग नोट करें, यहाँ पे 21 और 22 आ रहा था। इन दोनों में से 21 और 22 यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 0.5 जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि ग्रेटर में प्लस करते हैं, हमें ये चीज याद नहीं करनी थी। हम पेपर में ये चीज करेंगे और भाई देख लेंगे कि भाई ग्रेटर देन में +0.5 हो रहा है। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इब्तिसाम बेटा आप याद करोगे ना, पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। पेपर में आपको याद नहीं आएगा, बच्चे पहले गोरे होते हैं वैसे ही। तो आपको क्यों रिस्क लेना है ये 5 मार्क का याद करने के लिए? इससे अच्छा कॉन्सेप्ट से याद करके जाओ ना, कॉन्सेप्ट तो नहीं भूलोगे। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से देखिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बताना है। ठीक है। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 50। लेस देन इक्वल टू 50 में बच्चों कौन से दो होल नंबर आ रहे होंगे? अब इक्वल टू का साइन है, तो 50 भी आ रहा होगा, और उससे एक कम हमारे पास आ रहा होगा 49। ठीक है। अब 50 में अगर मुझे एडजस्टमेंट करनी है 0.5 की, तो 49.5 या फिर 50.5। अब अगर मैं ग्रेटर देन 49.5 देखूं, तो बच्चों ग्रेटर देन 49.5 में आपके पास आएगा, सॉरी लेस देन 49.5 में आपके पास, लेस देन है ना यहाँ पे, लेस देन 49.5 में क्या आएगा बच्चों? 49 और 48। और लेस देन 50.5 में क्या आएगा बच्चों? 50 और 49। तो आप देखें लेस देन में 50 और 49 यहाँ सेम आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 50.5। बच्चों उम्मीद है ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। अब इस सवाल का आंसर मुझे आप लोग बता दें।
सवाल का जवाब बताएं। अच्छा भाई, आंसर्स आ गए हैं आप लोगों के लिए। मैं यहाँ सॉल्व करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब बेटा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 का क्या मतलब है कि हमारे पास जो दो होल नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे? 30 और 31। ठीक है। दो ऑप्शन है भाई। 0.5 या तो माइनस हो रहा होगा या तो 0.5 प्लस हो रहा होगा। तो 29.5 ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे 30.5 ले लिया। अब एक्सेस ग्रेटर देन 29.5 में हमारे पास आएगा भाई 30 और 31। और एक्सेस ग्रेटर देन 30.5 में भाई हमारे पास आएगा 31 और 32। तो आप देखें सेम किस में आ रहा है भाई, सेम यहाँ आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 29.5। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताएं। जब इस तरह का हमारे पास सवाल आएगा जिसमें रेंज बनी हुई होगी, एक्स इज ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 35, और फिर ये बायनॉमियल से नॉर्मल जा रहा है, तो कंटिन्यूटी करेक्शन करनी होगी। तो यहाँ भी 0.5 की एडजस्टमेंट हो रही होगी, यहाँ भी 0.5 की एडजस्टमेंट हो रही होगी। तो आप लोग मुझे बताएं 0.5 के एडजस्टमेंट के बाद कौन से नंबर्स ये आएंगे कि आपके पास जो नंबर्स इनसाइड आ रहे हैं वो सेम ही हो। इनइक्वालिटी के अंदर हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो सेम हो। मैं यहाँ पे क्या कंटिन्यूटी करेक्शन करूंगा? सर इसमें जरा यहाँ देखें। 30 से 35 के बीच में हमारे पास नंबर्स क्या आते हैं? 31, 32, 33 और 34। ये नंबर्स आते हैं भाई। अब अगर मैं इस 30 को 29.5 बना देता हूँ, तो बेटा 30 भी इंक्लूड हो जाएगा अब इस इनइक्वालिटी के अंदर, और हमें तो 30 नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 30.5 बनाता हूँ तो भाई 30 नहीं आएगा, 31 ही आएगा। या मैं कर देता हूँ 35.5, तो 31, 32, 33, 34 और 35 आ जाएगा।
लेकिन मुझे 35 भी नहीं चाहिए, तो मैं 35.5 नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा बच्चों, 34.5। तो अगर मैं अपनी इनइक्वालिटी कुछ इस तरह ले रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 30.5 बट लेस देन 34.5। तो आप लोग नोट करें, इससे यहाँ पे जाने में आपके जो आंसर्स आएंगे वो सेम ही आएंगे, 31, 32, 33 और 34। ठीक है। अच्छा भाई बताएं यहाँ पे क्या आंसर्स आएंगे। 40 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 बट लेस देन 50। इसके अंदर 40 से लेकर 49 तक सारे नंबर्स आएंगे। इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन क्या होगी। अब आप देखें, अगर आपको 40 चाहिए, इंक्लूड करना है 40 को, तो अगर आप लोग यहाँ पे 40.5 ले लेंगे बेटा, तो 40 इंक्लूड नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा, 39.5 लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे बेटा, 49.5 लेंगे ताकि 49 इंक्लूड हो, 50 इंक्लूड ना हो। क्योंकि अगर मैं 50.5 ले लेता हूँ तो फिर 50 भी इंक्लूड हो जाएगा, और मुझे 50 को इंक्लूड नहीं करना। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों का आंसर सही आया है। प्रोबेबिलिटी 39.5। इसमें भी आपके नंबर इस रेंज के अंदर 40 से 49 ही आ रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताएं भाई, इसके आंसर्स क्या होंगे भाई। एक्स इज ग्रेटर देन 60 बट लेस देन इक्वल टू 65। 61 से 65 सारे नंबर्स आएंगे इसके अंदर भाई। यहाँ भी मैं इसी तरह लिख देता हूँ, 31 टू 34, 31 टू। अब अगर आपको 61 चाहिए बेटा, तो आप 59.5 पे जाएंगे या 60.5 पे जाएंगे। अगर मैं 59.5 पे जाता हूँ तो 60 भी इंक्लूड हो जाएगा, मुझे 60 को इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, 60.5। और अगर मुझे 65 इंक्लूड करना है तो मुझे आगे जाना पड़ेगा 65.5 पे, ताकि 65 इंक्लूड हो। आप देखें इस रेंज में भी जो है वो नंबर 61 से 65 के बीच में ही आ रहे हैं। सही बात है बच्चों, ये क्लियर है।
अच्छा भाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 बट लेस देन इक्वल टू 60, 50 से 60 की रेंज आ रही है आपके पास। तो आपको पता है इसमें 50 भी इंक्लूड हो रहा होगा और 60 भी हो रहा होगा, तो 50 से 60 आपको नंबर्स चाहिए, 50 से 60 चाहिए। तो 50 से 60 के लिए आपको 50 में कम करना पड़ेगा, 49.5 करना पड़ेगा ताकि 50 इंक्लूड हो, और 60 में बनाना पड़ेगा ताकि 60.5 करके ताकि 60 भी इंक्लूड हो। ये हमारी इनइक्वालिटीज बन गई। मैंने चारों ऑप्शन जो बन सकते थे वो सारे आप लोगों को बना के दिखा दिए। अच्छा बेटा, अब जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग इसका मुझे जवाब बताएं। अगर सवाल है x इज इक्वल टू 40, इसमें क्या करेंगे भाई? अगर x इज इक्वल टू 40 की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, आपको बायनॉमियल से नॉर्मल जाने हैं, आप क्या इनइक्वालिटी बनाएंगे कि इक्वल सिर्फ 40 नंबर इंक्लूड हो रहा हो? Like what the color? वेरी गुड बेटा इब्तिसाम। अगर आपसे कोई एक नंबर मांग रहा है x इज इक्वल टू 40 जिस तरह, तो आप x इज इक्वल टू 40 की इनइक्वालिटी क्या बनाएंगे भाई? कि 40.5 से छोटा होगा और 39.5 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ बच्चों का दिमाग नहीं लगता, ये मैंने अभी आप लोग को बता दिया था कि पेपर में आप लोग मुझसे ये ना पूछें। पेपर में खुद से करिएगा बेटा ये। अगर एक नंबर दिया हुआ इक्वल टू 40 है तो कैसे आएगा 40? जब हमारे पास जो नंबर है वो 39.5 से बड़ा होगा और 40.5 से छोटा होगा। तो आप देखें 39.5 से अगर कोई बड़ा नंबर है और 40.5 से छोटा है, तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर 40 आएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल कराता हूँ भाई, बाइनॉमियल टू नॉर्मल की। अच्छा भाई, हमारे पास सवाल पूछा हुआ है बाइनॉमियल के अंदर। अली बेटा, पेपर की बात नहीं कर रहा, जब पास पेपर्स करोगे तब की बात कर रहा हूँ। जब पास पेपर सॉल्व करो ना तो इस तरह के सवाल खुद करना, मेरे से वापस नहीं पूछना ये चीज कि सर ये क्या है, मैंने आपको बताई अभी इसलिए खास। मुझे पता है कि यार आप फिर वापस पूछोगे ही, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि आपके पास एन 120 दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 0.6, यू दिया हुआ है 0.4। ठीक है, आपसे बोला एक्स इज ग्रेटर देन 80, एक्स इज ग्रेटर देन 80। अच्छा बेटा, ये सवाल जो है ये बाइनोमियल से सॉल्व हो सकता है। अगर मैं 120 से 81 से लेकर 120 से 20 तक करूं, अगर मैं ये सारे नंबर्स निकालने जाऊंगा तो मेरे पास जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा। ठीक है, बायनॉमियल से। लेकिन क्या होगा बेटा, इतनी बड़ी एक्सपेंशन करने में टाइम लगेगा, ख्वारी होगी। एग्जामिनर इतनी ख्वारी तो नहीं कराएगा बेटा आप लोगों से। और असल में भी हमें इतनी ख्वारी नहीं करनी पड़ती जब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं। तो क्या होता है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हमें बायनॉमियल से नॉर्मल जाना होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि बायनॉमियल से नॉर्मल जाना है भाई?
एक बच्चा बोलेगा भाई सर मुझे लगा कि मैं थोड़ी ख्वारी कर लेता हूँ, मुझे इतना मसला नहीं आ रहा, मैंने बायनॉर्मल से ही कर दिया, मेरा आंसर सही आ रहा था। इस तरह मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंडीशन क्या है, आप क्या चेक करोगे बेटा कि एन पी और एन क्यू को जब आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर 5 से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटा एन पी कितना आ रहा है, 120 इंटू 0.6 कितना आ रहा है बच्चों। 72। और एन इंटू क्यू कितना आ रहा है, 120 इंटू 0.4, 48 आ रहा है। एन पी आ रहा है 72, एन क्यू आ रहा है 48। एन पी और एन क्यू दोनों ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जाएंगे बायनॉमियल से नॉर्मल। अच्छा बच्चों, बायनॉमियल टू नॉर्मल जाने के हम मैंने आप लोगों को दो स्टेप लगाए। पहला स्टेप क्या है, मीन और वेरिएंस निकाल लेंगे। अब बायनॉमियल में मीन किस तरह आता है बच्चों, बायनॉमियल में मीन आता है एन इंटू पी, हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 72 आया हुआ है। और वेरिएंस किस तरह आता है, एन पी क्यू। बच्चों वेरिएंस किस तरह आता है, एन पी क्यू। तो 120 इंटू 0.6 इंटू 0.4, 120 इंटू 0.6 इंटू 0.4। बेटा ये एन क्यू जो है ये वेरिएंस नहीं होगा, एन पी क्यू वेरिएंस होता है, एन इंटू पी इंटू क्यू। ये मैंने क्यों करा है, देखने के लिए कि अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो मैं बायनॉर्मल से नॉर्मल में जाऊंगा, सही है। ये चीज वेरिएंस में नहीं ले लेना भाई। एन इंटू पी इंटू क्यू वेरिएंस कितना आ रहा है, 28.8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वेरिएंस, मीन और वेरिएंस आ गए। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, हमें बायनॉमियल टू नॉर्मल में कंटिन्यूटी करेक्शन करनी है। अब मुझे नहीं याद भाई कि ग्रेटर देन में क्या होता था, लेस देन में क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता था, लेस देन इक्वल टू में क्या होता था। मैं लॉजिक से करूंगा भाई, ठीक है, और आप लोग भी लॉजिक से करेंगे कि ग्रेटर देन 80, यहां पे लिखते हैं भाई एक्स इज ग्रेटर देन 80। 80 से बड़े दो नंबर क्या आ रहे हैं भाई, 80 से बड़े दो नंबर हमारे पास आ रहे हैं 81 और 82। दो डंडिया बनाई भाई, 0.5 प्लस करा, 0.5 माइनस करा। ठीक है, 80.5 से क्या आएगा भाई, 80.5 से बड़े नंबर 81 और 82 होते हैं, और 79.5 से बड़े नंबर्स 80 और 81 होते हैं। हमें चाहिए था 81 और 82, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 80.5। एक्स हमारे पास आ गया बच्चों 80.5। अब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नॉर्मल जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में सीखी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जी वैल्यू कैसे आती है भाई, एक्स से जी पे जाएंगे, जी से प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। जी वैल्यू का क्या फॉर्मूला है भाई, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जेड इज, यहाँ पे सवाल में ग्रेटर है, हम भी ग्रेटर यूज करेंगे, जेड इज ग्रेटर देन, एक्स हमारा आया 80.5 कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद, माइनस मीन कितना आया भाई, मीन आया 72 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होती है बच्चों, अंडर रूट वेरिएंस, तो अंडर रूट 28.8। बेटा मुझे इसका आंसर बता दें थ्री डेसिमल प्लेसेस में, 80.5 माइनस 72 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 28.8। थ्री डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ होने के बाद क्या आंसर आ रहा है, थ्री डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ होने के बाद क्या आंसर आ रहा है बेटा, सब जल्दी से वर्किंग करें। 80.5 माइनस 72 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 28.8। बेटा थ्री डेसिमल प्लेस में बताएं, राउंड ऑफ करके। अच्छा एक काम करो, आप लोग मुझे फोर डेसिमल बताओ। 1.583, और थ्री के बाद क्या है,
सिस्टम 3 के बाद है क्या, ये तो बता दो। 5838। अब आपको 3 डेसिमल बेस में चाहिए, पहले 3 डेसिमल ये 3 के बाद अगर 8 है बेटा, तो ये 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1.584। बच्चों ग्रेटर देन में क्या होता था, याद है आप लोगों को? ग्रेटर देन में हम क्या करते थे? ग्रेटर में हम लोग करते थे 1 - 5। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1 - 5, 1.584। अब इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा बच्चों जी टेबल में से। 1.584 पे क्या वैल्यू आ रही है? 1.5 ये रहा, 8 ये रहा। 1.58 पे आ रहा है 9429, और फिर 4 पे आ रहा है हमारे पास 5। तो 9429 + 5 कितना हो जाएगा? 9434। 0.9434 हो जाएगा ये। ठीक है। 1.58 पे बच्चों 0.9429 आ रहा है, फिर 4 पे 5 आ रहा है। तीसरे डेसिमल में जो नंबर आता है वो हमें ऐड करना होता है। तो अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा 9429 में, तो ये बन जाएगा 9434। 1 - 0.9434। बेटा माइनस करें, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 1 - 0.9434। 1 - 0.9434, फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चों? $0.0566। ये आ गया भाई आप लोग का आंसर। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? ठीक है। अच्छा बच्चों, एक सवाल मैं आप लोग को दे रहा हूँ, मुझे आप लोग अभी सॉल्व कर दें। मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोग के पास वर्किंग भी सामने ही हो। चलें भाई, ये सवाल सॉल्व करें।
तो बेटा 0.10 पे देख लो और फिर 9 पे प्लस कर लोगे। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा भाई ये देखें, आपके पास ये सवाल है। पहले आपको देखना है भाई बायनॉमियल पॉसिबल है। एन पी आ रहा है 70, एन क्यू आ रहा है 30, तो पॉसिबल है। अब एक्स इज लेस देन 70, कंटिन्यूटी करेक्शन करनी होगी भाई। अच्छा नहीं, पहले आपने देख लिया कि बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो रही है, यहाँ पे बायनॉर्मल टू नॉर्मल जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है मीन। मीन क्या आ रहा है बच्चों? एन इंटू पी। मीन आ रहा है 70। जल्दी से मुझे बताएं वेरिएंस कितना आ रहा है। बेटा वेरिएंस कितना आया? वेरिएंस आया 21, ठीक है। सवाल क्या था? एक्स इज लेस देन 70। एक्स इज लेस देन 70 में क्या होगा भाई? 69 और 68। लेस देन 70 में आपने क्या करा भाई? 69.5 लिखा और 70.5 लिखा। 69.5 से लेस देन में आएगा 69 और 68, और 70.5 से लेस देन में आएगा 70 और 69। ठीक है। अब क्या करना है भाई? सेम किस में आ रहा है बच्चों? सेम हमारे पास यहाँ आ रहा है भाई। इसका मतलब ये सेम है। 69.5 लेंगे। अब सवाल क्या बन गया भाई? z इज लेस देन 69.5 माइनस मीन 70 है, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 21। बेटा आंसर क्या आ रहा है? z इज लेस देन -0.0109, -0.109। ठीक है। अब बच्चों लेस देन माइनस है। लेस देन माइनस का क्या मतलब हुआ? ग्रेटर देन हुआ। ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है और इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी। और बच्चों ग्रेटर देन में क्या होता है? ग्रेटर देन में 1 - 5 होता है। लेस देन में क्या होता है बेटा? 5। ग्रेटर देन में क्या होता है? 1 - 5। यहाँ भी 1 - 5 करा था हम लोग ने, क्योंकि ग्रेटर देन था। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे होंगे? हम लोग बोलेंगे 1 - 5, 1 - 5, 0.109। ठीक है। अब हम लोग 0.109 पे जी टेबल पे आ जाते हैं भाई। 0.10 पे क्या आ रहा है? ये आ रहा है भाई। और फिर 9 पे देख लें। 9 पे आ रहा है 36। 5398 प्लस 36 कर लें। 5398 प्लस 36, तो 5434। ये आंसर हो जाएगा 0.5434। 5398 में आपने 9 पे देखा 36 आ रहा है, वो आपने ऐड कर लिया, तो आ गया 0.5434। 0.5434। तो 1 - 0.5434। बेटा आंसर क्या आ रहा है? 1 - 0.5434। 0.4566। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे बच्चों हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। हमने बायनॉमियल पढ़ा अलग से, नॉर्मल पढ़ा और फिर बायनॉमियल टू नॉर्मल भी पढ़ लिया। ठीक है। मैं आप लोग को बेटा बायनॉमियल के सवाल करा चुका हूँ। अब हम लोग नॉर्मल और नॉर्मल बायनॉमियल टू नॉर्मल के सवाल करेंगे।
बेटा प्लीज कल की क्लास से पहले ये सब रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है। आप लोग सबको बेटा बायनोमियल नॉर्मल और बायनोमियल टू नॉर्मल की कन्वर्जन याद होनी चाहिए कल की क्लास में। ठीक है, ओके बच्चों, ख्याल रखने अपना, अल्लाह हाफिज।